कुछ दिन पहले की बात है, इसी तरह एक सेमिनार था और मैं भी वहाँ मौजूद था। तो दो ख़वातीन को मैंने आपस में बात करते सुना। जो मुकालमा सुना मैं आपको सुनाता हूँ। एक खातून दूसरी जो बुज़ुर्ग खातून थी उनसे कह रही थी कि बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ है, उफ ये तो मेरी बात ही नहीं सुनते, घर आते हैं चीज़ों को बिखेर देते हैं, मैं बार बार इन्हें समझाती हूँ फिर भी पता नहीं क्यों उन्हें बातें समझ नहीं आती। तो और फिर बार बार मुझे शोर मचा के कहेंगे अम्मी फ़लाँ चीज़ कहाँ है, अम्मी वो किधर है, ये किधर है। मेरे तो सर में दर्द हो जाता है। तो बुज़ुर्ग खातून कहने लगी कि तुम बहुत खुश नसीब हो। तो वो कहने लगी खुश नसीब, वो कैसे? कहने लगी कि मैं ये सारी जिम्मेदारियां अदा कर चुकी हूँ और मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम कैसे खुश नसीब हो। मेरे दो बच्चे थे, ये अब वेल सेटल्ड हैं यूके में और ऑस्ट्रेलिया में, और जब ये छोटे थे तो तुम्हारी तरह ही मुझे भी इनके मसाइल ही नज़र आते थे। और फिर यूँ हुआ कि मैंने इन्हें डिसिप्लिन कर लिया और डिसिप्लिन ऐसा किया कि वो ज़िंदगी में तो बहुत कामयाब हो गए, लेकिन अब 3-3 साल तक उनके विज़िट्स नहीं होते। वो लाहौर मेरे पास मिलने के लिए नहीं आते। जब मैं सुबह उठती हूँ तो अपने घर पर नज़र डालती हूँ तो मुझे सारी चीज़ें उसी तरतीब से मिलती हैं जिस तरतीब से मैं रात उन्हें रख के सोई थी। जब शाम होती है तो मैं आवाज़ें ढूंढती हूँ तो मुझे मेरे दिल में हौल उठते हैं, क्योंकि घर में बोलता है तो सिर्फ सन्नाटा। तो कहने लगी कि काश मैंने उन्हें इस तरह से डिसिप्लिन ना किया होता कि उनकी आवाज़ें और उनकी बेतरतीबियाँ जिनको मैं अब घर में ढूंढती हूँ वो मुझे कहीं भी दिखाई सुनाई नहीं देते। ख़वातीन हज़रात, हम कई दफ़ा डिसिप्लिन करते 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 दूसरे को सिस्टम से ही जुदा कर देते हैं। मुझे एक रिटायर्ड कर्नल ने बताया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का उसूल बना रखा था कि 9 बजे के बाद दरवाज़ा नहीं खुलेगा। एक रात ऐसा हुआ कि उनका बेटा कहीं लेट हो गया था और वो 9 बजे के बाद घर पहुंचा था और वो दस्तक देता रहा, लेकिन कर्नल साहब के उसूल के मुताबिक दरवाज़ा ना खुलना था ना खुला, और फिर वो बच्चा कहीं चला गया और वो फिर लौट के नहीं आया। उसने अपनी दुनिया बसा ली थी। हम जब डिसिप्लिन लागू करते हैं तो हम दूसरों को कई दफ़ा सिस्टम से जुदा भी कर देते हैं। अभी तक मसाइल की बात हुई है, प्रॉब्लम्स की बात हुई है। मैं चाहूँगा कि मेरे चंद मिनट्स जो आपसे मुखातिब होने के मेरे पास हैं, मैं उनमें कुछ ऐसी बातें करूं जो शायद आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए, आपके बच्चों से आपकी तवक्कुआत को पूरा करने में आपकी मददगार हों। मैं लास्ट 18 ईयर्स से डॉक्टर सदाकत अली और विलिंग वेज के प्रोफेशनल्स की टीम के साथ काम करते हुए ऐसे हज़ारों पेरेंट्स से, फैमिली से मुलाकातें और बातें कर चुका हूँ जिनके मसले इसी माशरे में रहते हुए हम सब के मसलों से मिलते जुलते मसले थे। इन मिलते जुलते मसलों में से चंद एक मसलों की बाबत मैं बात करूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं सलूशन पर ज़्यादा फोकस करूँ। दुनिया में इस वक्त जैसे कि बाकी तमाम मसाइल के लिए तहकीक हुई है, अगर एप्पल की नई प्रोडक्ट्स में हर थोड़े दिनों बाद कोई अपडेट आ जाती है, तो इसी तरह इंसानों को डील करने के प्रोग्राम्स की भी अपडेट्स आ रही हैं। ये अलग बात है कि कोई उसे अपडेट करता है और कोई नहीं करता। कई दफ़ा तो मैंने देखा है कि हम एप्पल की प्रोडक्ट तो ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन ज़िंदगी के अहम तरीन फ़ैसले हम एप्पल बेचने वाले से करते हुए दिखाई देते हैं। बच्चे जो हैं ये बड़ी खूबसूरत इंसानी मखलूक है। हम कई दफ़ा उनके छोटे साइज़ को जिस्मानी तौर पे उनके कद के छोटे होने की वजह से ये समझने लगते हैं कि शायद ये अभी मुकम्मल इंसान नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ये बच्चे बहुत मुकम्मल इंसान होते हैं और इनका दिल हमारे दिल की तरह से ही नर्म व नाजुक और एहसासात रखने वाला होता है। आज के बच्चे काफ़ी एडवांस हैं। जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। हमारे अहद के बच्चों के मसले कुछ इस तरह के हैं कि ये जैसे बढ़ते हैं तो ये एरोगेंट हो जाते हैं,
یہ بڑھتے ہیں تو یہ آرگیو کرنے لگتے ہیں، یہ بڑھتے ہیں تو ان میں اینگر دکھائی دینے لگتا ہے، یہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان میں کچھ الوننس آنے لگتی ہے۔ ان تمام مسئلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے بڑھتے بڑھتے جب کافی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جب وہ اپنی بلانگنگز کو، اپنی چیزوں کو چیک کرنا بھی الاؤ نہیں کرتے، جب وہ گھر سے جاتے ہیں تو ہمارا فون کئی دفعہ ٹین ایج میں وہ اٹینڈ نہیں کرتے، کئی دفعہ جب ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے کچھ دوستوں سے مل رہے ہوتے ہیں جن سے وہ ہمیں نہیں ملوانا چاہتے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے چہرے کے تاثرات، ان کی آنکھیں کچھ اور بتاتی ہیں، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ان کے اندر ان کے بایولوجیکل چینجز کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کی عادتیں کچھ بگڑ سی گئی ہوتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ عادتیں اور خیالات بدلنے سے اور بگڑنے سے پہلے کیا کرنا سائنٹسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم بچہ پہلی دفعہ چلنا شروع کرتا ہے تو ہم اس کے لیے تالیاں بجاتے ہیں، وہ بولنا شروع کرتا ہے تو بہت ساری تالیاں بجاتے ہیں، لیکن جلد ہی ہم اس کی تعریفیں کرنا روک کے اصلاح کرنے کا چارج سنبھال لیتے ہیں، اور جب ہم اصلاح کرنے کا چارج سنبھالتے ہیں تو بچہ سوچتا ہے کہ یہ بدل گئے ہیں تو میں بھی تھوڑا بدل سا جاتا ہوں۔ حالانکہ بچے کی بڑھتی ہوئی ایج کے ساتھ اس کے اندر بھی تو اوپینینز بن رہے ہوتے ہیں جسے ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اپنے نظریات رکھتے ہیں تو وہ بھی اپنے نظریات رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ماننا ہوگا کہ بڑھتی ہوئی ایج کے ساتھ بچہ اپنی کوئی رائے رکھے گا، لیکن ہم اس کی رائے کو احترام کرتے ہوئے اسی کے ذریعے اس کے فیصلے کروانے کی کوئی اسٹریٹجی اپنائیں گے تو تبھی اس کے اندر خرابیوں سے بچت ہو سکے گی۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس جب بچوں سے بات نہیں منوا سکتے تو اپنے آپ کو بلیم دینے لگتے ہیں یا ان کو بلیم دینے لگتے ہیں، ہم نے تربیت اچھی نہیں کی۔ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ یونیورسٹی، کالجز اور اعلیٰ ترین مدارس، اسکول میں لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں تعلیم پر، لیکن وہ تربیت کے لیے ارد گرد سے مشورہ چاہتے ہیں ان لوگوں سے جو اس کام کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے۔ میں حیران ہوں کہ ٹریننگ پر وہ پیسہ انویسٹ کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو پیسے باتوں پر ضائع کرنے کی بات ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو جس کامن سینس کے ساتھ بچوں کو ڈیل کرتے دیکھا تھا وہ انہی طریقوں سے اپنے بچوں کو ڈیل کریں گے، حالانکہ تربیت دینا بھی تو سیکھنے کا کام ہے نا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کو کئی دفعہ بڑے بڑے مسئلے ہمیں نہیں بننے دینا چاہیے۔ بچوں کے اندر بڑھتی ہوئی ایج کے ساتھ ایڈونچرس ایلیمنٹ بھی پیدا ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ ایکسپلور کریں، ان کے اندر انرجیز ہوتی ہیں جن کو وہ چینلائز کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے میں ہم ان کو ان کے حال پہ چھوڑتے ہیں اور ان کے اندر کی انرجیز وہ کس طرح سے کنزیوم کرتے ہیں، چینلائز کرتے ہیں، کسی رانگ چوائس پہ چلے جاتے ہیں، کچھ ایسے دوستوں کے ساتھ چینلائز کرنے لگتے ہیں جو ان کو کوئی اچھا راستہ دکھانے والے نہیں ہوتے۔ ہم چاہیں تو ہم ان کے ساتھ ایسے ایڈونچرس ٹولز استعمال کر سکتے ہیں جن کی مدد سے وہ اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے ہمارے قریب رہتے ہوئے انجوائے کر سکتے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، لوگ مجھ سے معلوم کرتے ہیں کہ آپ تو دیکھ نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں آپ تو چل نہیں سکتے، تو آپ کے بچے آپ کی بات اتنی کیسے مان لیتے ہیں؟ خواتین حضرات، میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، میرے 2 بچے ہیں، آج یہاں کچھ لوگوں نے انہیں دیکھا بھی ہے، علی احمد اوان اور سلمان احمد اوان۔ علی احمد اوان کی 18 اگست کو 18ویں سالگرہ تھی۔ جب میں شام گھر پہنچا تو مجھے کہنے لگے کہ ابو جی میں آئی ڈی کارڈ کے فارمز لے آیا ہوں۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ 18ویں سالگرہ پر آج کے دن کتنے بچوں نے اپنے والدین سے تقاضے کیے ہوں گے کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، اور آج کے دن انہوں نے کیسی کیسی فرمائشیں کی ہوں گی، لیکن علی نے اپنے لیے آئی ڈی کارڈ کا تحفہ اپنے لیے لینا قبول کیا۔ پچھلے دنوں میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ پچھلے دنوں ہمارا گیس کا بل زیادہ آ گیا، جو کہ تقریباً 10 گنا زیادہ تھا، تو علی مجھے کہنے لگا کہ ابو جی میں جا کے ان سے بات کرتا ہوں، اور علی نے جا کے جناب گیس ڈپارٹمنٹ میں بات کی، فارمیلٹیز پوری کی، انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے مسٹیک تھی، بل کم ہو گیا، نارمل ہو گیا، میٹر بھی چینج ہو گیا۔
मेरा बेटा सलमान है, कॉलेज में एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने में जो इसकी दिलचस्पी थी वो दीदनी थी। बहुत मुश्किल काम वॉक, जो कि हम बड़े भी बड़ी मुश्किल से करते हैं, सलमान बड़ी आसानी से पता नहीं कैसे कर लेता है और मुझे बताता है कि वो जी वॉक मैंने कर ली थी। उसकी वजह जब लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं उन्हें बताता हूँ कि असल में मैंने इनके पीछे भागने दौड़ने या इन पर चेक रखने का वैसा सिस्टम नहीं रखा जो कन्वेंशनली, ट्रेडिशनली, कल्चरल वे में लोग यहाँ रखते हैं। मैंने इनसे बातें की, मैं इनसे पूछता था कि बेटा आपके ख्याल में आपको टीवी कितनी देर देखना चाहिए, आपके ख्याल में ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, आपके ख्याल में आपको स्टडी में किस तरह का टाइम देना चाहिए। फिर ये बात करते थे, फिर मैं इन्हीं के हाथों फैसला करवाता था। याद रखिए, जब कोई अपने हाथों फैसला करता है, वर्बलाइज करता है अपने फैसलों को, तो उसकी जिम्मेदारी भी वो लेता है। हम भी ये किया करें। हम एक ख़ास बात भूल जाते हैं कि हम अपनी बचपन की नातमाम हसरतों को, उन फैसिलिटीज़ को जो हम बचपन में हासिल नहीं कर सके थे, हम अपने बच्चों को वो फैसिलिटीज़ बग़ैर मेहनत के प्रोवाइड करना चाहते हैं। और जब हम बग़ैर मेहनत के उनकी झोली में वो सारी फैसिलिटीज़ डाल देते हैं तो मैसेज क्या मिलता है उनके ब्रेन को कि फैसिलिटी बग़ैर मेहनत के भी मिल सकती है, तो उनको दुनिया आसान लगने लगती है। वो मेहनत की बजाय फैसिलिटी को एंजॉय करने पर लग जाते हैं। सो एक तराजू समझिए फैसिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। फैसिलिटी डालें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दूसरे पलड़े में डाल दिया करें। अगर फैसिलिटी दें तो बच्चों को ये बताएं कि बेटा खाने के बाद बर्तन धोने वाली जगह पे पहुंचाने हैं, स्कूल से आना है तो अपनी जो चीज़ें हैं, बिलोंगिंग्स हैं, उनको उनकी जगह पे रखना है। अगर थोड़े बड़े हो जाएं तो अगर हम मार्केट जाएं तो बच्चों को काउंटर पर जाके बात करने का मौका दें। हम तो समझते हैं कि वो 22-23 साल का जब बनेगा तो कोई एक दिन अचानक ऐसा आएगा कि जब वो बड़ा हो जाएगा। याद रखिए, ऐसा नहीं होता। उनको बड़ा होने के प्रोसेस में आप शामिल होने का मौका दीजिए। क्वालिटी टाइम की बात मैं करना चाहूँगा। कई दफ़ा हम अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को जो टाइम देते हैं उसके बारे में हमें खुशगुमानी होती है कि ये हम उन्हें क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, हालांकि वो टाइम हम उनसे ले रहे होते हैं। कैसे? हम उन्हें साथ लेते हैं और हम मॉल पे चले जाते हैं, हमको विंडो शॉपिंग करने चले जाते हैं और उस वक्त अपनी मनचाही एक्टिविटीज़ में, वहाँ जहाँ जो जैसे जो चीज़ें देखनी है, बच्चों को साथ लिए हम वो फिरते रहते हैं। अब अपने ख्याल के मुताबिक हम ये बच्चों को टाइम दे रहे हैं। एक्चुअली बच्चा मॉल नहीं, माहौल चाहता था। बच्चा तो आपसे अपने दिल की बातें करना चाहता था, लेकिन हमने क्या किया कि उसको टाइम देने के नाम पे उसका टाइम ले लिया। यही काम हम अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ भी करते हैं। हमें क्वालिटी टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। अब मैं आपको बताऊं कि एग्जेक्टिव स्किल्स, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिनको अगर आप लोग सीख लें, इंटरनेट पे जाइए, एग्जेक्टिव स्किल्स लिखिए और देखिए कि वो दुनिया में जो साइंटिस्ट बच्चों के बारे में काम करने के माहिरीन हैं वो इस वक्त क्या काम कर रहे हैं। बच्चों में 12 तरह की ऐसी स्किल्स हैं जिन पर उन्हें बचपन से ही काम करना सीखना चाहिए और ये एक जिम्मेदारी वालिदैन की होती है। लेकिन वालिदैन पहले खुद तरबियत लेना और देना सीखें, फिर वो आगे ये काम कर सकते हैं। आखिरी सातें हैं मेरी बात की। मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि पिछले 4 सालों में देखा गया है कि कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में सोशल साइंसेस का मेरिट हाई हो गया। सोशल साइंसेस के मेरिट के बतदरीज हाई होने की एक वजह मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। पाकिस्तान में पिछले तकरीबन 5-7 सालों में ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में बच्चों के साथ काम में काफ़ी ज़्यादा जोश व खरोश आपको नज़र आता है। आप अगर सोशल मीडिया ऑन करते हैं तो यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स आपको वीडियोस बनाते हुए, आपको ऐसी चीज़ें शेयर करते हुए नज़र आते हैं। आपको पता है कि ये मेरिट हाई जो हो गया है यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में, ख़ासतौर पे सोशल साइंसेस का, इसका कसूरवार कौन है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं आपको बताता हूँ कि उस कसूरवार का नाम क्या है। उसका नाम है कासिम अली शाह। कासिम अली शाह ने एक ऐसी चिंगारी सुलगा दी है यंगस्टर्स के, स्टूडेंट्स के दिलों में कि उनको इस ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की तमन्ना ने आन लिया है।
وہ بہت سارے خواب دیکھنے لگے ہیں. اور یہ جو کام قاسم علی شاہ نے کیا ہے، میں جب بھی ان کا نام سنتا ہوں اور جب ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں تو مجھے بچپن کی پڑھی ہوئی ایک نظم یاد آ جاتی ہے جس کا ایک مصرع تھا، جاگو جاگو صبح ہوئی. تو قاسم علی شاہ کی باتوں میں ہمیشہ یہ میسج ہے. اگر میں ایک لائن میں کہوں تو وہ کہتے ہیں جاگو جاگو صبح ہوئی. اور قاسم علی شاہ کی فاؤنڈیشن، ان کے ساتھ وابستہ لوگ اتنا زبردست بات کرتے ہیں. ابھی جب میں صوفے پر بیٹھا تھا تو قاسم بھائی میرے پاس بیٹھے تھے، تو ایک خاتون نے آ کے اپنی بچی سے انٹروڈیوس کروایا جو بمشکل بولنا جانتی تھی. تو انہوں نے بچی سے مخاطب ہو کے کہا، بیٹا بتاؤ آپ کو کون سی ان کی کتاب پسند ہے، اور بچی نے کتاب کا نام بتایا. یہ ہے وہ چینج، یہ ہے وہ تبدیلی جو آپ کے اس پاکستان کو، آپ کے اس پاکستان کو خوبصورت، پیارا، ترقی یافتہ، مستحکم پاکستان بنا دے گی. میری دلی دعا ہے رب عظیم آپ سب کو، آپ کے سب پیاروں کو، آپ کے سب رشتوں کو آپ کے لیے قلبی اور ذہنی سکون کا ذریعہ بنا دے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.